In this video, I'm going to talk about heparin-induced thrombocytopenia. अब हेपरिन-इंड्यूस्ड मतलब हमने पेशेंट में हेपरिन एडमिनिस्टर की है, तो हेपरिन एडमिनिस्टर करने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। मतलब ये एडवर्स इफेक्ट है एक हेपरिन का। हेपरिन टॉक्सिसिटी की हम साथ साथ बात कर रहे हैं। तो हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है क्या? इसका मैं अगर सिंपली मैकेनिज्म बताऊं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिस्टेमिक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। हाइपर मतलब एक्सेसिव, कोएगुलेबल बहुत ज़्यादा कोएगुलेशन हो रही है, सिस्टेमिक मतलब ब्लड में हो रही है। तो इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जब हम हेपरिन इंट्रोड्यूस करते हैं ना, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है उनको हेपरिन की, वो एलर्जिक होते हैं। 1 to 4% पेशेंट्स होते हैं इन द पॉपुलेशन। तो उन पेशेंट्स में ना उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो अटैक करना शुरू हो जाता है हेपरिन और प्लेटलेट के कॉम्प्लेक्स को। हेपरिन जो होता है ना उसका मैकेनिज्म क्या था? हेपरिन मतलब बाइंड कर रही थी ना, क्लॉटिंग फैक्टर के रेट स्पीड अप कर रही थी, एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट दे रही थी। तो हेपरिन जो है ना वो बाइंड करती है प्लेटलेट के साथ, जब कॉम्प्लेक्स बनाती है ना उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ना एंटीबॉडीज आके ना अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो जो अटैक करेंगी ना एंटीबॉडीज़, वो मतलब क्लियर होती जाती है, मैक्रोफेज उनको खाते जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता जाता है। मतलब प्लेटलेट्स जो है वो रिमूव होती जाती हैं बॉडी से, स्प्लीन में जाती हैं, और फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज्ड इन द थ्रोम्बोसाइट्स, या डिक्रीज इन द प्लेटलेट कंसेंट्रेशन इन द ब्लड। क्योंकि वो प्लेटलेट्स जो है वो रिमूव होती जा रही हैं, वो एंटीबॉडीज़ उसको क्लियर कर रहा है फ्रॉम द ब्लड। तो एज ए रिजल्ट वो रिमूव होती जा रही है और ब्लड में कंसेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स इंक्रीज करती जा रही है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसीलिए हो रहा है। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट इसलिए हुई है क्योंकि जब ये जो प्लेटलेट होती है ना वो एक फैक्टर रिलीज करती है, PF4 उसको कहते हैं। तो वो फैक्टर ना मतलब फिर कोएगुलेशन करवाता है। तो इसकी वजह से हाइपर कोएगुलेबल स्टेट भी डेवलप हो जाती है, मतलब कोएगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की वजह से क्या होगा कि हमारे पास थ्रोम्बस बनने का, एम्बुलस बनने का एडवर्स इफेक्ट आ सकता है हमारे पास। तो इसमें हम यही देखेंगे। सिस्टेमिक in the blood hypercoagulable state occurs in 1 to 4% of the individuals treated with UFH for a minimum of 7 days। अच्छा, ये जो मतलब पता चलता है ना इसका, तो ये मतलब एक्यूट भी होती है, क्रोनिक भी होती है। एक्यूट मतलब लेस देन 7 days में हमें इसके साइड इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद अगर 7 days ज़्यादा हो तो वो क्रोनिक में आता है। साइड इफेक्ट्स में क्या नजर आएगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। अब अगर हम ये ना मोस्टली जो जिन पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है ना उनमें ये डेवलप हो सकता है, उनमें ही हम हेपरिन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनमें ही डेवलप हो सकता है। तो इसको ना मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम आगे देखते हैं। सर्जिकल पेशेंट्स आर वेरी एट हाई रिस्क, पीडियाट्रिक्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर एट लो रिस्क। वीनस थ्रोम्बोसिस अकर्स मोस्टली, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी बन सकता है इसकी वजह से, और दैट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेशन कम कर सकता है, और एज ए रिजल्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो सकती है। तो मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी आर रिलेटेड टू थ्रोम्बोटिक इवेंट्स, मतलब थ्रोम्बस बनेगा तो वो सारी मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का रेट डिटरमिन कर रहा है। स्किन नेक्रोसिस हो सकती है इंडिविजुअल्स विद वारफेरिन एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। अब वो कहता है कि इट इज़ ड्यू टू द एक्यूट डिप्लीशन ऑफ विटामिन के की एक्यूट डिप्लीशन है दैट डिपेंडेंट एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन सी। अच्छा, उसकी वजह से ना प्रोकोएगुलेंट प्रोटीन्स, विटामिन के जो है कोएगुलेशन से रिलेटेड है, और हाई लेवल्स ऑफ प्रोकोएगुलेंट प्रोटीन्स एंड एन एक्टिव हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। अब हाई प्रोकोएगुलेंट प्रोटीन मैंने बात की PF4 की, कि वो प्लेटलेट से निकलता है, वो एक मीडिएटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो थ्रोम्बस मतलब क्लॉट बनाए, थ्रोम्बस बन सकता है उसकी वजह से। तो प्रोकोएगुलेंट प्रोटीन्स जो कोएगुलेशन करवा सकती हैं वो ज़्यादा रिलीज होती हैं, और एज अ रिजल्ट देयर इज एन एक्टिव हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, मतलब कोएगुलेबल स्टेट डेवलप हो जाती है हमारे पास, एक्सेसिव कोएगुलेशन हो जाती है। ट्रीटमेंट हम इसकी किस तरह करते हैं? ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि एक पेशेंट जिसकी हमारे पास सर्जरी हो रही है या सर्जरी हो चुकी है, उसमें हम देखते हैं कि उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होना चाहिए, उसको उसमें क्लॉट्स नहीं बनने चाहिए। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसमें HIT की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट शुड बी चेक्ड फ्रीक्वेंटली। प्लेटलेट काउंट क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, अगर वो है तो हम डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपीयरिंग इन अ टाइम फ्रेम कंसिस्टेंट विद एन इम्यून रिस्पॉन्स टू हेपरिन शुड बी कंसिडर्ड सस्पिशियस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सस्पिशियस देखना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए। सिमिलरली थ्रोम्बस अगर कोई बना है तो उसको हमारा जहन जाना चाहिए कि इसमें HIT की कंडीशन हो सकती है।
अब ट्रीटमेंट इसकी कैसे है कि सबसे पहले तो हम इसको हेपरिन की एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म करेंगे कि उसको हेपरिन ही देंगे, हेपरिन की जगह ना फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में ना इस तरह का ये HIT का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। और दूसरा डिसकॉन्टीन्यूस ऑफ हेपरिन, हेपरिन उसको नहीं देंगे तो HIT मिनिमाइज हो जाएगा। सो दैट इज़ इट अबाउट द हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अच्छा, उसके बाद मैं अगर कोई और कुछ और एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूं हेपरिन के, तो वो इसमें से इंक्लूडेड है। मेजर एडवर्स इफेक्ट्स आर ब्लीडिंग। हेपरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का इफेक्ट इतना ज़्यादा हो सकता है अगर डोजेज ज़्यादा की कि वो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। एंटी क्लॉटिंग एक्टिविटी जो है इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, तो इसीलिए ब्लीडिंग का साइड इफेक्ट आ सकता है। ब्लीडिंग कैन लीड टू हेमरेज। हेमरेज इन एल्डरली वुमेन। ब्लीडिंग लीड्स टू हेमरेज मतलब उसमें ना एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और ब्लड वेसल्स टेयर अप हो सकती हैं इजीली, एंड ब्लीडिंग एंड दे विल लीड टू द ब्लीडिंग। एल्डरली वुमेन में रेनल फेलियर के पेशेंट्स में हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। अभी बात की कि इम्यून सिस्टम जो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है उस हेपरिन के मॉलिक्यूल के लिए, और उसको फिर हेपरिन नहीं देंगे उस बंदे को। एलोपेशिया जो है उसको वो हम कहते हैं लॉस ऑफ हेयर, दैट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ हेयर, मतलब अगर हेपरिन हम खत्म करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तो वो वापस आ जाएंगे बाल। Osteoporosis is spontaneous fractures. It can lead to spontaneous fractures as well, and mineralocorticoid deficiency. अब ये क्यों है फैक्टर्स? क्योंकि हेपरिन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो आयनिक इम्बैलेंस करवा सकती है वो बॉडी में जाके। जब वो आयन का इम्बैलेंस करवाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? कैल्शियम निकलता आता है, तो हेपरिन नेगेटिवली चार्ज है, कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज है। वो पॉसिबल है कि वो बोन से हेपरिन जो है उसको उठा के निकालता है कैल्शियम को, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी ड्यू टू द लॉन्ग टर्म यूज, नॉन स्पेसिफिसिटी की वजह से ये वाला एडवर्स इफेक्ट आता है। सो दैट इज इट अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ हेपरिन।